सो आज हम फंगेटिंग वुंड के बारे में जानने जा रहे हैं। परसों हमने बेडसोर के बारे में जाना था, राइट? सो के आज का वुंड कैसा होगा हम देखेंगे। तो फंगेटिंग वुंड, जस्ट अ सेकंड, या ओके, आई होप यू कैन सी माय स्लाइड्स, राइट? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अभी फंगेटिंग वुंड क्या है ये जानते हैं। Okay, so it is said that up to 2 to 5% of cancer tumors they develop into fungating wounds. Okay, so what is it? So it is mass of malignant cells that have infiltrated the epithelium and surrounding blood vessel and lymph vessels. Okay, मतलब क्या है कि जो कैंसर की ट्यूमर है वो अभी एपिथेलियल टिश्यू में पहुंचने लगी है, कि स्किन का जो लेयर है उसमें पहुंचने लगी है। और काफी कुछ वहां पे ब्लड सप्लाई होता है, लिम्फ वेसल्स होती है, तो ये सब में भी वो इन्वॉल्व हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, तो हमें बहुत सारे ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कभी कभी हमें कंट्रोल करने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो सीन एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैंसर। एंड एज आई टोल यू, अराउंड 2 to 5% of cancer patients they develop this type of the tumor, or you can say wound in their skin. Okay, so what are the causes? So as said that it is the direct infiltration of skin, tissues, mucosa, blood और lymph vessels by the tumor. Okay, so जो कि हमारे डेफिनेशन में भी हमने बताया। अभी ये ऐसा नहीं है कि प्राइमरी ट्यूमर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी ट्यूमर बोले तो जहाँ पे ट्यूमर हुई है वो जगह, कि तो वहीं पे देखने को मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सपोज मेटास्टेसिस हुआ है दूसरी जगह पे, तो वहां जाके भी ये एपिथेलियल टिश्यूज में प्रॉब्लम्स खड़ा करेगा। ठीक, तो ऐसे डिपॉजिट हुए कैंसर सेल्स में भी ये अपने को देखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स इट डेवलप्स इन द स्किन ट्यूमर्स आल्सो। ओके, सो बेसिकली इट विल गिव यू रफ आइडिया दैट कहाँ पे हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। वेरी कॉमन इन ब्रेस्ट कैंसर एंड हेड एंड नेक कैंसर। सो अपने लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है? अभी भला ये पेशेंट कभी ऐसा वुंड लेके घूमे जो कि कपड़े के अंदर छुप गया है तो अलग बात है। लेकिन अगर बॉडी के पार्ट के ऊपर देखने को मिले तो यू कैन इमेजिन कि व्हाट विल बी द मेंटल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो जो कि वो छुपाना चाहे फिर भी नहीं छुपा पाएगा। ठीक है, तो इट इज वेरी ट्रॉमेटिक, क्योंकि ये हर बार चौबीसों घंटे सातों दिन 365 days इट विल बी लाइक रिमाइंडर ऑफ देयर ओन मॉर्टालिटी। ओके, वो जैसे अपने अंत के नजदीक है, वो उनको चौबीसों घंटे वो एक तरीके का रिमाइंड करवाएंगे। ठीक है, कि ये पूरा गंदा वोंड लेके मैं घूमता हूँ, अभी बस मैं मरने वाला हूँ, मरने वाली हूँ। ये मोर ओवर दे विल कॉज लॉट ऑफ पेन। ये एंड हमने देखा कि इट infiltrates the blood vessels and lymphatic vessels also, right? So because of that what will happen, so much of fluid will get excreted from the cells. Okay, so interstitial fluid का जो amount है वो बहुत बढ़ जाएगा। और क्योंकि ब्लड वेसल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो ब्लीडिंग भी बहुत हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड विदाउट ट्रीटमेंट यू कैन इमेजिन दैट द पेशेंट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, राइट? सो ओवरऑल कैंसर केसेस देखे हम तो
अराउंड 5 to 15% केसेस में हम ये वुंड देखने को मिलता है। कई कैंसर में कम होता है, कई में ज्यादा होता है। ओके, सो दिस इज एवरेज अमाउंट इज गिवन इन ब्रेस्ट कैंसर। समवेयर आई रेड दैट इट इज अराउंड 2 to 5%। सो सबका अलग अलग रेट हमें देखने को मिलेगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वुंड? तो ये लाइक फंगल अपियरेंस होगा, राइट? जैसे फंगस कैसे हो जाता है ना, छोटा छोटा, जैसे हम रोटी को भिगो के रखा है या बहुत ही ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा हो, वहां पे फंगस फॉर्मेशन ज्यादा हमें देखने को मिलता है, राइट? सो इट गिव्स वेरी डर्टी लुक, राइट? इवन व्हेन वी find it on the vegetables or say any eatables, there also we find. Okay, so you can imagine that kind of wound on our body. ये सो जब भी वो ये सेल से हम जानते हैं कि कैंसर सेल से, तो उसका कोई प्रोलिफरेशन का कुछ फिक्स रेट नहीं होता है ना। प्रोलिफरेशन बोलो तो उसको क्या कहेंगे कि एक में से दो सेल होना, दो में से चार होना, ये उसको हम कैसे डिवाइड होते हैं ना, तो उसका कोई फिक्स रेट मिलेगा नहीं। तो ये छोटा घाव होगा, फिर क्या होगा, थोड़े ही दिन में ये बड़ा हमें देखने को मिलेगा कि, और कई बार ये इट लुक्स लाइक कॉलीफ्लावर, राइट? तो ऐसा अपियरेंस हमें बॉडी पे देखने को मिलेगा। एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू अल्सर कि फिर वो अंदर टिश्यूज में भी ज्वाइन हो जाएगा, कैविटी के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो देन दे विल क्रिएट साइनसिस और फिस्टुलास, कि दो को ज्वाइन कर लेगा। ऊपर एक वुंड दिखता है, लेकिन जब आप उसको क्लीन करने जाओ तो दैट विल बी वेरी डीप, ओके, एंड इट कैन ज्वाइन टू द कैविटी बिलो। ओके, सो देयर यू विल दैट इज फिस्टुला। ओके, सो ऐसा ये वुंड है। तो अभी आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा उसमें प्रॉब्लम्स हो सकता है। Okay, so physical symptoms will vary, including pain, and lot of exudate will be seen. Exudate means के secretions that are coming from the cells. Okay, so वो पूरा secretion बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। फिर bleeding भी देखने को मिलेगा, and that will cause secondary infection also. Okay, and mal odor भी, गंदी बदबू भी हमें मिलेगा, देखने को मिलेगा। ओके, सो ये सब हम फाइंड करेंगे वन पर्टिकुलर पेशेंट में। अभी मोस्ट कॉमन कौन सी साइट है? जनरली इट इज सीन इन मेनी कैंसर्स, बट दीज साइट्स आर क्वाइट कॉमन। तो ये है कि हेड एंड नेक कैंसर जो होते हैं उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है। देन सॉफ्ट टिश्यू का जो सार्कोमा होता है, तो उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है। फिर किडनी, ब्लैडर, लंग, ओवरी, वजाइना, कॉलन, पेनिस, ये सब भी कैंसर में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। ये फीमेल्स में मेनी टाइम्स यू विल फाइंड इन ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। ओके, सो ईच विल हैव देयर इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। सब हमें अलग अलग तरीके का प्रेजेंटेशन देंगे, यानी कि दिखावा देंगे कि अलग अलग देखने को मिलेगा। तो एक जैसे ये हेड एंड नेक का एक फोटोग्राफ इधर दिया है मैंने। ठीक, अभी कैसे डेवलप होता है? तो ये जो फंगेटिंग लीजन पैदा हुआ, ठीक है, वो बना, तो प्रोलिफरेशन बहुत फास्ट हुआ और वो जल्दी से एक कॉलीफ्लावर अपीयरेंस ले लेगा। ठीक है, अभी इसमें कई बार अल्सरेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इट रिमेन्स ऑलवेज मॉइस्ट, और वो ब्रेक डाउन बहुत फास्ट होता है। उसकी वजह से क्या होगा, आपको लिक्विड जैसा बॉडी सरफेस पे देखने को मिलेगा। अभी आपने कभी ज्वालामुखी देखा है या तो फोटो देखा है उसका? तो वो कैसा दिखता है? क्रैटर है ना। तो क्रैटर यानी क्या होता है कि बीच में सब आपको लिक्विड देखने को मिलेगा और आसपास में पूरा बॉर्डर देखने को मिलेगा। ओके, सो इट लुक्स लाइक ओपन क्रैटर विथ मार्जिन्स, और देन और स्मॉल वेसल्स आर ऑल्सो इरोजन उसमें देखने को मिलता है। ये सो सब जैसे एक तरीके का आप बोलो तो जो
अर्थवर्म्स कैसे होते हैं, वो खुदाई करके अंदर जाते हैं ना, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और वाइट एंड्स यू कैन से कि बहुत जल्दी आपको पूरा खा जाएगा टिश्यू। ओके, सो दिस lesion will also look like that. So what will be the symptoms? Because there will be vessels are now eroded. Okay, so vascular deficiency है, तो उसकी वजह से वो जो पूरा सेल्स है वहां पे ब्लड फ्लो will be affected. Okay, और because of less blood flow what will happen, वहां पे हाइपोक्सिया पैदा होगा और slowly necrosis will also take place. Okay, so it will be collection of all sorts of cells which will be at different stages. Okay, तो ऐसा पूरा हमें wound देखने को मिलेगा। अभी लिम्फेटिक वेसल्स है तो इसका भी सब एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो जो फ्लूइड कलेक्ट करके वो वीनस सर्कुलेशन में वापस जाना है वो नहीं हो पाता है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये सब इंक्रीज देखने को मिलेगा। ओके, सो ये सब फ्लूइड है वो एस्केप हुआ हुआ फ्लूइड होता है जो कि ब्लड वेसल में से निकल के वो सेल्स में टिश्यूज में सप्लाई करता है। ठीक है, और जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है ये फ्लूइड को कलेक्ट करके वापस विनस सिस्टम में पहुंचाती है। ठीक है, तो ये पूरी सिस्टम है वो खराब हो गई है। तो उसकी वजह से इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है and that will cause pressure will also increase there. So because of pressure what will happen, tiny vessels है वो सब collapse हो जाएगी और you will see more and more exudate coming out. Okay, so first is necrosis you will see, then secondly you will find lot of exudate यानी कि बॉडी फ्लूइड है तो वो बहुत वो वुंड में अपने आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो तीसरा क्या होता है कि एक्सेसिव सेल प्रोडक्शन हुआ है तो उसका अभी क्या करेगा, जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है ना तो वो जनरली बेसिक रहता है। ठीक है, तो अभी उसका क्या होगा, तो पीएच बदल जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पीएच बदलने से अभी बॉडी मैकेनिज्म को होम्योस्टेसिस में रहने के लिए पूरा मैकेनिज्म चाहिए। ठीक है, तो अभी ये पूरा मैकेनिज्म क्या होगा, बिगड़ जाएगा। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसमें इंटरफियरेंस आएगा। कि क्योंकि पूरा जो एसिडिक कंपोनेंट है वो हो गया है तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। अभी क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है स्मॉल वेसल्स में, कभी कभी लार्ज वेसल्स भी इन्वॉल्व हो सकती है। वुंड कहाँ पे है उसके ऊपर उसका आधार रहेगा। ठीक है, डिपेंडेंट रहेगा उसके ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होगा, अभी ब्लीडिंग बहुत होने लगेगा और वो जो टिश्यूज है आप एक साफ करने के लिए जाओ तो पूरा ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा लोकल साइट पे। ओके, सो यू कैन से दे आर वेरी फ्राइबल यानी बहुत ही डेलिकेट टिश्यूज बन जाते हैं। ओके, अभी नेक्रोसिस है और उसके साथ मॉइस्चर है। ओके, तो नेचुरल है कि वो दूसरा इन्फेक्शन भी अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो देयर विल बी लॉट ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो एरोबिक भी हो सकेंगे, नॉन एरोबिक भी हो सकेंगे, है ना। तो ये पूरा टिश्यूज में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है और वो क्या करेंगे, तो उसका भी पूरा टॉक्सिन्स विल बी कमिंग आउट। ओके, सो पूरा जो फैटी एसिड है वो सब जमा होगा और दूसरा सब सिक्रीशंस यहाँ पे जमा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो माल ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। ओके, बहुत ही गंदी बदबू आएगी वुंड में से। वी कैन फाइंड when we even enter at the gate itself we will find that okay घर में कोई ऐसा फंगेटिंग वुंड वाला पेशेंट पड़ा है कि इतना खराब स्मेल आएगा। अभी ऐसा वुंड है तो हम कैसे मैनेज करेंगे कि, तो अभी ये वुंड ठीक होगा कि नहीं, है ना।
सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क की। तो उसमें हमें क्या करना है कि मेनी टाइम्स बिकॉज इट शोज दैट अभी कैंसर बढ़ रहा है, रोग आगे बढ़ रहा है, तो वो हीलिंग न भी हो, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वी विल कीप द वुंड अंडर कंट्रोल सो दैट सेकेंडरी इन्फेक्शन डजंट टेक प्लेस, कि उसमें और कोई प्रॉब्लम न आए, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो many times this is the thing that healing will not be the objective, okay, so ये हमें याद रखना है। symptom control will be our primary goal, okay, so कैसे मैनेज करें, तो we have to find out such patients, identify their problems, ये, और कई बार ऐसा होगा कि दूसरे लोगों की भी हमें मदद की जरूरत पड़ेगी। अभी वुंड जो है तो बहुत क्रॉनिक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, दिन ब दिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जाएगी, ओके, सो यू हैव टू सेट अ पर्टिकुलर प्लान, केयर प्लान, एंड दैट विल बी इंडिविजुअलाइज्ड, ओके, कोई एक का केयर प्लान दूसरे में नहीं काम आएगा, क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम आप जब असेसमेंट करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स अलग अलग फाइंड आउट होंगे, ठीक है। तो लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक टोटल पेन का हमने कंपोनेंट्स पढ़ा है, राइट, कौन से कंपोनेंट्स थे उसमें, कोई बताएगा चैट में लिख के, कौन से कंपोनेंट्स थे, टोटल पेन के 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं? यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स। पेशेंट का असेसमेंट करते हैं ना, टोटल पेन असेसमेंट, तो उसमें कौन से कंपोनेंट्स है, 4 तरीके के हम असेसमेंट करते हैं, है ना। फर्स्ट वाला जैसे मैं बोलूँ तो फिजिकल है, ठीक है, दूसरे 3 कौन से हैं? अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं, सबको पार्टिसिपेट होना है, ठीक है, तभी ये इसमें मजा आएगा, वरना सिर्फ मैं ही बोल बोल करूंगी तो मजा नहीं आएगा, है ना। और कौन से कंपोनेंट्स थे? साइकोलॉजिकल है कंपोनेंट, ठीक है, फिर सोशल कंपोनेंट है, और स्पिरिचुअल कंपोनेंट है, ठीक है। तो हम जब ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, तो ये चारों कंपोनेंट को हमें ध्यान में रखना है, ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो व्हाई असेसमेंट इज नेसेसरी, क्यों करना है, क्योंकि असेसमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या केयर देनी है, सिम्टोमेटिक केयर क्या देनी है। कभी कभी हमने मेडिसिन दे दी, ड्रेसिंग कर दिया, तो उसका क्या फर्क पड़ा, या तो कुछ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, है ना। तो कुछ गोलियां दे दी लेकिन उसकी साइड इफेक्ट्स कुछ हुई है कि नहीं, तो ये सब पता कब चलेगा, जब हम असेसमेंट करेंगे। और दैट ऑल्सो विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट QOL, है ना, मीन्स के क्वालिटी ऑफ लाइफ विल, वी कैन फाइंड आउट कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। अभी एंड टाइम आ गया तो ऐसा तो नहीं है कि हमें एक बाजू पे उसको रख दिया और हम निकल दिए, ऐसा तो हम नहीं कर पाते ना कभी भी। तो उसके लिए पेशेंट को अच्छे से वो कंफर्टेबल लाइफ जिए, तो उसके लिए हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है, कि तो देन ऑल्सो ओनली इट विल बी सेड दैट ओके वी आर गिविंग गुड केयर, ओके। तो अभी 2 वुंड मैंने इधर दिए हैं, पिक्चर्स दिए हैं, आई होप एवरीवन कैन सी, आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। माउथ कैंसर है। हाँ, एक माउथ कैंसर है और दूसरा कुछ लिम्ब पे कैंसर है ना। तो अभी कैन यू फाइंड आउट हाउ टू हेल्प दिस पेशेंट, आपने जो अभी बताया ना कि
मुझे चैट बॉक्स में दिखाई दिया है कि स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स है, फिजिकल असेसमेंट है, राइट? ओके, तो कैन यू मेक अ लिस्ट अंडर ईच कैटेगरी? आप अपने नोट में नोट डाउन करो, फिर हम डिस्कस भी करने वाले हैं कि हर एक में क्या क्या करेंगे, ठीक है? और यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स ऑल्सो कि फिजिकल में कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, पेशेंट को कौन सा कंपोनेंट होगा। ये पेशेंट है, एक बूढ़ी अम्मा है, उसका फेस पे अ, है ना फंगेटिंग वुंड। तो यू कैन इमेजिन कि ओ अच्छा, तो इनमें कौन से फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, कौन से स्पिरिचुअल होंगे, कौन से साइकोलॉजिकल होंगे, कौन से सोशल होंगे, क्योंकि दैट इज ओपन, एवरीवन कैन सी दिस, राइट? पेन होगा, यस। फिर और कौन सा होगा? डिफिकल्टी इन ईटिंग मैम। ईटिंग, यस, वेरी गुड। डिप्रेशन, यस, वेरी गुड। सोशली क्या होगा उसका? सोशली वो बाहर जा पाएगी? अपना सोशल रोल, हर एक का अपना सोशल रोल होता है ना, तो बाहर नहीं जा पाएगी, है ना? किसी भी फंक्शन में पार्ट नहीं ले पाएगी। इवन जस्ट गोइंग आउटसाइड टू बाजार ऑल्सो विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? उसको कुछ शाकभाजी खरीदने जाना है या तो कुछ ग्रोसरी लेने जाना है, तो वो भी नहीं जा पाएगी, है ना? दूसरे सपोज ये अपना लेग है या हैंड पे है, तो ये भी कवर हो पाएगा? ये तो कवर होना बहुत मुश्किल है ना? बड़ा सा, बहुत बड़ा वुंड है, वो अगर दुपट्टा से ढकने का प्रयत्न करेगी फिर भी बहुत डिफिकल्ट होगा। और इधर कुछ हैंड या लेग पे दिख रहा है तो वो चलो ढक जाएगा, है ना? लेकिन चलने में ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगा, कुछ काम करने में भी पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, ठीक है? और कौन से फाइंड आउट किए आपने प्रॉब्लम्स? स्पिरिचुअल क्या प्रॉब्लम्स होंगे? स्पिरिचुअल कुछ होगा? क्या फाइंड आउट करेंगे स्पिरिचुअली? पेशेंट को कैसा लगेगा? गिल्ट फील होगा मैम। गिल्ट फील होगा, यस, कि मैंने ऐसा क्या कर दिया तो मेरे साथ भगवान ने ऐसा कर दिया, राइट? या तो फिर ऐसा होगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं सहाय नहीं कर पा रही हूँ अ, मेरे फैमिली के कुछ भी। कई बार ऐसा भी होगा तो वो अपना, जैसे कि पूरे जिंदगी उन्होंने अच्छे से खाना पीना खिलाया सबको, ठीक है, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन में उनको कोई करने भी नहीं देगा, है ना? साइड पे बिठा देगा कि नहीं, आपको नहीं छूना है, खाने में नहीं पार्ट लेना है, किचन में आना ही नहीं है, ऐसा वैसा भी सब बोलेगा, ठीक है? कई बार सोसाइटी वाले ऐसा भी बोलेंगे कि भाई ये तो कुछ कोप है ना? भगवान का कोप है जो भी फैमिली पे आ गया है, राइट? सो मेनी प्रॉब्लम्स दे विल बी facing. Okay, so one by one we will see physical problems. So that will greatly depend on the location and size of the wound, right? जैसे वो बड़ा है, छोटा है, कौन सी जगह पे है, ओपन बॉडी सरफेस पे है कि अंदर है, कौन से पार्ट पे है, उस पे भी डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजें। टिश्यू टाइप, कौन सा टिश्यू टाइप इन्वॉल्व है वुंड में, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होगा कि ब्लीडिंग की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और स्पेशली जब मेजर ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो गया है तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी रहेगा। फिर एक्सुडेट लेवल, कितना एक्सुडेट है, यानी कि कितना सिक्रीशंस वहां से निकल रहा है, तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा। फिर ऑर्डर कितनी आती है, बहुत है, कम है, क्या है, पेन कितना इन्वॉल्व है ना? तो इसमें भी बहुत डिपेंड है।
फिर ऑल द सराउंडिंग टिश्यू है वो भी, उसमें भी कैसा हो जाएगा, बिकॉज कॉन्स्टेंटली इट रिमेन्स मॉइस्ट। ओके, सो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा इरोड हो जाएगा और यू कैन सी इरिटेशन विल हैपन। ओके, और वो जो lot of secretions are there, right? So because of that also patient will have lot of itching। ओके, तो कई बार वो नाखून भी लगाएगा और उसके वजह से दूसरे भी प्रॉब्लम्स होंगे, है ना। तो ये भी हमें देखना है। डेली एक्टिविटी कितनी वो कर सकते हैं, अपने आप खुद कर सकते हैं पेशेंट की नहीं कर सकते, पेशेंट कितना डिपेंडेंट है, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग कि अपना नर्सिंग केयर प्लान अच्छे से होना चाहिए। कैरर को हमें अच्छे से सिखाना है, कैसा ड्रेसिंग करना है, कैसे चेंज करना है, ये सब। फिर कितनी जल्दी हमें ड्रेसिंग चेंज करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार, है ना, क्योंकि एक्सुडेट बहुत हो तो काफी ज्यादा बार भी करना पड़े। ये और प्रेजेंस ऑफ एनी इन्फेक्शन। और क्या होता है, इसमें बहुत सारा एक्सुडेट होता है तो उसकी वजह से हमें सोक करने के लिए ज्यादा ड्रेसिंग मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होता, इतना सारा बल्क वहां एक ही जगह पे हो जाता है ना। तो वेरी डिफिकल्ट टू कवर सच पार्ट। और कई बार वो इतना मॉइस्ट रहता है तो आपने जो माइक्रोपोर लगाएंगे तो ये सब भी रहेगा नहीं उस जगह पे, ड्रेसिंग को टिकाने वाला प्रॉब्लम होगा। ओके, फिर अदर देखें तो साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत सारा होगा। जैसे ओपन है तो पेशेंट, व्हाट अबाउट पेशेंट्स बॉडी इमेज, है ना। सो दैट विल आल्सो गेट प्रॉब्लम्स देयर। पेशेंट विल थिंक कि ये मुझे क्या हो गया, मैं क्या करूं, कैसे छुपाऊं वगैरह। और गलनी बदबू तो आती है, तो उसकी वजह से पेशेंट विल फील लाइक, पेशेंट वो अपने ही अपना बॉडी सड़ रहा हो तो कैसे फील होगा पेशेंट को, है ना। तो ऐसा मानसिक स्थिति बहुत पुअर हो जाएगी, ऐसा हमें मिलेगा। डिस्कस्ड ऑन दैट चेंजिंग अपीयरेंस, राइट। खराब फील होगा, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी आ सकेगी। ठीक है, कॉस्मेटिक इफेक्ट तो है ही, ड्रेसिंग इतना बड़ा बल्कि है, इमेजिन ऑन द फेस, ये तो कितना गंदा लगेगा। सोशल आइसोलेशन, पेशेंट विल नॉट बी एबल टू गो आउट, कि रिजेक्शन भी होगा उनको, घर से निकाल दिया या तो सोसाइटी से निकाल दिया, आप नहीं रह सकेंगे इधर, हमारे गांव में नहीं रह सकेंगे, आप पे तो कोप आ गया है, देवी का कोप है, ये वो ऐसा करके निकाल देंगे। ठीक है, पेशेंट विल डिनाई देमसेल्व्स कि ये क्या है, राइट। दे विल बी डिनाइड बाय अदर्स आल्सो, सेल्फ डिनायल विल आल्सो बी देयर। एगनी ऑफ रिजेक्शन तो है ही, मैं हार गया, ये कैसे हो गया, ट्रीटमेंट तो पूरी इतनी सारी की, इतने सारे पैसे खर्च किए फिर भी सब फेल हो गया, है ना। तो वो हारने का एक पेशेंट में फीलिंग आएगा। डिप्रेशन जैसे आपने बोला ये होगा, एम्बेरसमेंट भी होगा कि ये क्या है, अल्टीमेटली ये जाता क्यों नहीं है। फियर होगा, राइट, बिकॉज कांस्टेंट रिमाइंडर है कि ये बस अभी मैं खत्म होने वाला हूँ। और गिल्ट भी होगा जैसे आपने बताया, राइट। सो समटाइम्स पेशेंट विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन और टेल, राइट, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाएगा आपके साथ। ऐसा भी होगा, दूसरों को नहीं कह पा रहा है, बस अंदर ही अंदर वो अपना खाता जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि पूरा बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट्स भी आएगा और फिर डिप्रेशन और ये सब देखने को मिलेगा। सोशल इश्यूज, यू कैन इमेजिन कि हस्बैंड को हो गया तो वाइफ क्या सोचेगी, वाइफ को हो गया तो हस्बैंड का क्या, है ना। और दूसरे फैमिली मेंबर्स भी है, छोटे बच्चे हैं, वो एकदम से सहमा जाएंगे, डरने लगेंगे, पास में नहीं आएंगे। ठीक है, और वही जो ऑर्डर है, वही ऑर्डर में उनको तो 24 घंटा रहना है ना। तो दे विल नॉट बी एबल टू गो आउट, या तो कोई दूसरा आएगा नहीं, एक साथ बैठ के खा नहीं पा रहे हैं, कुछ टीवी भी नहीं देख पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो यू कैन इमेजिन दैट सोशल आइसोलेशन, पूरा
ड्रेसिंग जैसे है तो बहुत बिक गया है तो उसके लिए भी कभी रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट खो पाता है, डिस्गस्ट फीलिंग होती है, रिवल्जन फीलिंग होती है, सेल्फ एस्टीम खो डालता है। ठीक है, इंडिया के सिनारियो में हार्डली सेक्सुअलिटी इज टॉक्ड अबाउट, तो ये पूरा एक शेमफुल एक सिचुएशन पेशेंट के लिए खड़ा हो जाता है। देखिए, और उनको सोशल सपोर्ट मिलता है फैमिली की तरफ से या तो सोसाइटी की तरफ से तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो वो और भी इश्यूज उनके बढ़ते जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिकल सिचुएशन तो पुअर है, वो तो है ही। ठीक है, तो इसके इस सब के साथ पेशेंट जी रहा है। एंड नॉट टू फॉरगेट अबाउट द स्पिरिचुअल इश्यूज, राइट। मैनी टाइम्स ऐसा सोचेगा कि अभी मैंने तो इतनी बार, मैं तो मंदिर जाता है 5 बार, तो मैं नमाज पढ़ता था, फिर भी मुझे ये हो गया, तो गॉड ने मुझे पनिशमेंट दे दी। क्यों ऐसे दे दी? मैंने क्या, मेरा कुछ लास्ट जन्म का कुछ मेरा सीन होगा, है ना, कुछ पाप होगा, इसकी वजह से मुझे ये हुआ है। एंगर भी अपने आप पे एंगर होगा, गॉड पे एंगर होगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब मेंटल डायलेमा की वजह से पेशेंट है तो फेथ खो डालता है, गॉड में उसको फेथ नहीं रहता है कि मैं क्यों गॉड की अभी प्रेयर करूं या जाऊं, मंदिर में जाऊं या मस्जिद में जाऊं या तो चर्च में जाऊं, गॉड ने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं कुछ नहीं अभी करूंगा। तो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि पूरा संसार में से उसका जी बढ़ जाता है और ही विल बी टोटली डिवोटेड टू गॉड, कि बस अभी मुझे गॉड के पास ही जाना है। मैंने तो देयर विल बी बोथ द टाइप ऑफ सिनारियोज वी विल बी सीइंग इन द पेशेंट। क्योंकि अभी हमारी जो केयर है तो बेसिकली जो वुंड मैनेजमेंट है दैट विल सर्कल अराउंड दीज फैक्टर्स। ओके, जैसे कि पेन है तो पेन को हमें कंट्रोल करना है, ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग को हम कैसे कंट्रोल करें, उसको सोक करने के लिए क्या करें, एक्सुडेट भी है ना, बहुत सारा सिक्रीशन है वुंड में से निकल रहा है, तो उसको भी हम कैसे सोक करें, ने ऐसे कौन से मटेरियल यूज करें कि जिसकी वजह से वो ड्रेसिंग बहुत बल्की ना बने और फिर भी पूरा एक्सुडेट जो निकल रहा है वो पूरा अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ऐसे मटेरियल का भी हमें सोचना है। वो ड्रेसिंग करना है तो वो ड्रेसिंग वहां पे कैसे चिपक के रहेगा, तो ये भी हमें सोचना है। अभी बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, हमने लास्ट टाइम भी वी हैड डिस्कस्ड अबाउट माल ऑर्डर, राइट, इन बेडसो। तो ये इसके लिए हमें क्या करना है? और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थिंग्स हो जाती है जब भी वुंड में मैगट्स हो जाता है ना, कीड़े पड़ जाता है। तो यू कैन इमेजिन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, राइट, वो अपने आप को क्या करेगा और दूसरे उसके लिए क्या करेंगे, और सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी कई बार हो सकते हैं। Okay, so this is a hopes model also you can remember कि कैसे हमें उनकी केयर करना है। ओके, सो एक के बाद एक हम देखेंगे। तो अगर पेशेंट को हम एंटी कैंसर ट्रीटमेंट दे पा सकते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट दे आर नॉट इतना डिटीरियरेट हो गए हैं कि उनमें कोई भी रेडिएशन थेरापी या तो कीमोथेरापी अभी दे नहीं पा रहे, क्योंकि कई बार उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो अभी ऐसी कंडीशन है कि नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि कई बार एंटी कैंसर ट्रीटमेंट हेल्प करती है क्योंकि वो वुंड को छोटा करने में हेल्प करती है। तो इसकी वजह से ये उनका जो कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट हेल्प करेगी ऐसे वुंड में भी। तो ये दे सकते हैं। फिर डिब्राइडिंग कर सकते हैं और जो भी डेड टिश्यूज है, इंफेक्शन है, पस वो सब है, उनको सब साफ करेंगे। सो डिब्राइडिंग भी कर सकते हैं। सर्जरी डिपेंड्स कि घाव कितना है, उसके ऊपर आधार रख के सर्जरी हमें हेल्प कर सकती है, कई केस में नहीं भी कर सकती। ठीक है, तो कौन सा क्या स्टेज है और उनका क्या बॉडी का जनरल फिजिकल कंडीशन क्या है,
ये और उनकी डिसीज कंडीशन क्या है उस पे निर्भर रहेगा। तो अभी हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकना है। ये तो कैसे करेंगे? तो सामान्यतः क्या करना पड़ता है कि पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, या तो फिर सिस्टमिक एंटीबायोटिक यानी ओरल या तो आईवी की जो भी पॉसिबल है रूट, तो वो दे सकते हैं। फिर पेशेंट को बहुत ही पेन होता है, तो अभी पेन कौन से तरीके का है, तो पेन असेसमेंट करना है और टाइप ऑफ पेन पे डिपेंड होके पेशेंट को एनाल्जेसिक ड्रग देना है। आपने होप आपका ये पेन मैनेजमेंट का जो क्लास है वो हुआ होगा, क्योंकि अब तक अगर नहीं हुआ है तो भी आप उनमें भी सीखोगे। तो कैसे करना है, तो WHO लेडर पे डिपेंडेंट होके ये एनाल्जेसिक्स देना है। ठीक है, तो हमें पेन कितना है, सीवियर है, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है, ये सब डिपेंड करके हम देना है। फिर हमने परसों भी देखा था, जैसे कि ड्रेसिंग करना है तो कई बार ड्रेसिंग के पहले हमें एक्स्ट्रा डोज ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स दे सकते हैं। तो पेशेंट को मॉर्फिन अगर चल रही है तो मॉर्फिन का एक्स्ट्रा डोज भी हम बिफोर 30 मिनट्स दे सकते हैं, तो पेशेंट कम पेन फील करेगा। फिर कई बार पेशेंट विल से दैट आई हैव बर्निंग पेन, या तो जैसे मधुमक्खी वो स्टिंग लगा रही हो, ऐसा पेन हो रहा है ना, तो स्टिंगिंग पेन हमें उससे बोलेंगे। तो ऐसी हालत में हम अ, जो भी ड्रेसिंग मटेरियल है तो उस पे लिग्नोकेन जेली भी अप्लाई कर सकते हैं। और लोकल एप्लीकेशन ऑफ ओपियोइड इज आल्सो हेल्पफुल। ओके, सो ये भी करने से पेशेंट को लोकली पेन कम होगा। अगर इंसिडेंटल पेन है दैट इज ओनली ऑन मूवमेंट, तो केटामिन जो हमारा इंजेक्शन आता है तो वो सबलिंगुअल दे सकते हैं, एंड उसका डोज भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा पेशेंट को कितना देना है। फिर माल ऑर्डर है ना, बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, तो दैट अकर्स बिकॉज ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरियल ग्रोथ इन द डेड टिश्यूज। ओके, सो क्या करना है, तो पेशेंट को ड्रेसिंग के पहले अच्छे से बात ले वो उनको बोलना है, तो उसकी वजह से हेल्प और भी क्या होगी, एक तो बॉडी हाइजीनिक रहेगा, और जो वो ड्रेसिंग है वो जल्दी से निकल जाएगा, और जो डेड टिश्यू है, पस है, वो सब भी निकल जाएगा। एंड यू कैन ऑफ कोर्स इरिगेट द वुंड विद द हेल्प ऑफ द सलाइन सॉल्यूशन। ओके, सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है सलाइन, तो इससे हमें हेल्प मिलेगी। और फिर बदबू के लिए मेट्रोनिडाजोल टैबलेट का पाउडर यूज करना है, और इरिगेशन भी हम मेट्रोनिडाजोल से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोकली कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम सिस्टमिक दे, आईवी मेट्रोनिडाजोल दे या तो ओरल दे, तो उससे भी हेल्प मिल सकती है। लेकिन कई बार पेशेंट को क्या होता है, नोजिया वॉमिटिंग भी होता है इसकी वजह से, तो पेशेंट में कुछ साइड इफेक्ट है कि नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर पेन है साथ में पेशेंट को, तो जो हमारा मेट्रोजिल पाउडर है तो उसमें हम लिग्नोकेन जेली ऐड कर देंगे, और वो जेल बना के हम रखेंगे, पेस्ट बना के मुंह पे रखेंगे और कवर करेंगे। ड्रेसिंग कैसे कितनी बार करना है, तो आइडियली 2 बार करना है, बट ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सुडेट इज कमिंग फ्रॉम द वुंड। फिर इन्फेक्शन है तो एंटी माइक्रोबियल यूज करना है, टॉपिकल भी हो सकता है और सिस्टमिक भी हो सकता है। ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए चारकोल ड्रेसिंग भी अवेलेबल होते हैं, तो चारकोल ड्रेसिंग ऑफ कोर्स ये काफी महंगे भी आते हैं, तो दोज हु कैन अफोर्ड यू कैन यूज चारकोल ड्रेसिंग। और सराउंडिंग में से पेशेंट के आसपास का जो एटमोस्फियर है तो उसमें ऑर्डर कंट्रोल करना भी काफी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो पेशेंट वहीं पे रहेगा, वहीं पे खाएगा, सब उसका एक ही जगह पे रहेगा, तो इसकी वजह से ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो,
रूम फ्रेशनर जो भी पेशेंट उससे कंफर्टेबल हो या तो जो अफोर्ड कर पा रहा हो, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। या तो जो ये जो हमारा जो चारकोल, कॉमन चारकोल आता है ना लकड़ी वाला, तो वो यू कैन कीप अंडर द पेशेंट्स बेड। ओके, सो क्या करेगा वो एटमॉस्फेयर में से सब जो बदबू के ड्रॉपलेट्स है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक ये हो सकता है। फिर अगरबत्ती कर दी या तो धूप कर दिया तो ये भी हेल्पफुल हो सकता है। फिर इवन न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, हम कॉमन जो हर रोज घर पे आते हैं, तो उसके पीसेस करके वी कैन कीप अंडर द बेडशीट ऑफ द पेशेंट, सो दैट उसमें भी क्या है, स्याही है ना, तो कार्बन है, तो कार्बन सब एब्जॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द बेड ऑर्डर की। सो ये तरीके से हम एटमॉस्फेयर में से, सराउंडिंग में से पूरा जो माल ऑर्डर है ये रिमूव कर सकते हैं। कपूर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एटमॉस्फेयर की बात की, एटमॉस्फेयर में से हम माल ऑर्डर कैसे रिमूव करें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ घाव की बात नहीं है वो, क्योंकि पेशेंट फिर खा भी नहीं पाएगा, सो भी नहीं पाएगा, कोई उसके पास आएगा भी नहीं, नहीं तो ये सब इश्यूज और भी बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट है कि हम सराउंडिंग में से भी बदबू दूर करें। फिर एक्सुडेट को कैसे करें कंट्रोल। ओके, सो एक्सुडेट बहुत सारा है, तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए कि जो ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन सब सोक करे। ठीक है, तो कभी कभी बहुत सारे गॉस पीसेस यूज करने से, जो हमारे कॉमन ड्रेसिंग रहते हैं गॉज और कॉटन पैड हम बोलते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा बल्की हो जाता है, तो कई बार वो अच्छे से एक ही जगह पे रहेगा नहीं, है ना। तो अ, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल की जो मैक्सिमम, ऐसे ड्रेसिंग मटेरियल की जो कि मैक्सिमम हमारा फ्लूइड एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो फोम मटेरियल अवेलेबल होता है, अल्जीनेट मटेरियल का भी ड्रेसिंग मटेरियल अवेलेबल होता है। तो ये क्या होता है, पतला रहता है फिर भी सब एब्जॉर्ब कर डालेगा। और इवन सो जो भी डायपर टेक्नोलॉजी से बना है ना, तो ये टेक्नोलॉजी वाला जो ड्रेसिंग मटेरियल रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो आप इवन जो हमारे सैनिटरी पैड है, तो उसको भी सेम साइज का आप कट करो, डायपर को भी कर सकते हो, तो सेम साइज वूंड की जो साइज है उतना कट करके वहां रख के फिर है तो आप उसको अच्छी तरह से कवर कर लो वुंड। ठीक है, तो दैट विल एब्जॉर्ब द फ्लूइड एंड कन्वर्ट इट इनटू जेल, तो वो बहुत बल्कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा हमें केयर टेकर को भी हमें सिखाना है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जैसे पूरा जो भी वुंड है, वो वुंड पे हमने ड्रेसिंग रखा, ढका, पूरा एरिया कवर हो जाना चाहिए। और जो एजिस है उस पे अच्छे से माइक्रोपोर लगानी है। ठीक है, तो माइक्रोपोर क्यों, क्योंकि वो निकालने में काफी सरल रहती है और जल्दी से निकल जाती है। दूसरी एडेसिव क्या होता है, दैट विल ब्रिंग एवरीथिंग आउट एंड हीलिंग जो टिश्यूज रहेंगे उसको भी निकाल के खींच निकालेगा। ठीक है, तो पेशेंट विल हैव लॉट ऑफ पेन ऑल्सो, और अ, वो जो हेल्दी टिश्यूज है वो भी उसके साथ निकल आएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो पूरा एजिस जो है उसका, उसके कुछ भी ओपन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि ये जब बदबू है, ये पूरा मॉइस्चर है, उसकी वजह से नेक्स्ट विल बी द फ्लाइज, हाउस फ्लाइज विल बी attracted towards the wound, and then they will put the eggs there, and then what will happen, maggots will come out. Okay, so हमें पेशेंट को समझाना है ये पूरी साइकिल कि क्यों मैगट्स आता है, कि मैगट्स वहां पे रहता नहीं है, वो क्योंकि मक्खी बैठी इसकी वजह से मैगट्स हुआ है।
ठीक है, तो हमें समझाना है कि पेशेंट ये मक्खियाँ आने न दे। ओके, फिर सराउंडिंग जो स्किन है, जो हमने देखा कि वो जो फ्राइबल टिश्यूज है और वो पूरा क्रैटर जैसा वहां पे वुंड हो गया है, तो वो ना वो पूरा सिक्रीशन वो आसपास के टिश्यूज को भी क्या होगा, वो डैमेज करेगा। Okay, so those surrounding tissue will also be at the risk of the deterioration और वो भी fragile हो जाएंगे। So बैरियर फिल्म बैरियर क्रीम हम लगा सकते हैं वहां पे, सिल्वर का बना हुआ या तो ऐसा क्रीम्स अवेलेबल होते तो वो आप अप्लाई करो, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो सराउंडिंग स्किन से तो उनका हेल्दी रहेगा। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पैलिएटिव रेडियोथेरेपी कैन आल्सो बी गिवन एंड दैट विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द साइज एंड इट विल आल्सो डिक्रीज द एक्सुडेट। ये सारे मटेरियल्स है जो कि ड्रेसिंग में यूज होते हैं। तो ऐसे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं और उनके बेनिफिट्स क्या है ये दिया है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, जैसे फोम्स है, कैल्शियम अल्जीनेट्स है, हनी का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा जब भी हम मटेरियल यूज करें तो हमें क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्टली हम वूंड पे ना अप्लाई करें, है ना, क्योंकि कई बार हम गॉस पीस से अप्लाई करने जाएंगे तो मेनी टाइम्स ब्लीडिंग विल अकर। ये तो उसके लिए हमें ये मटेरियल क्या करना है, तो ड्रेसिंग मटेरियल पे ले लेना है, जो भी गॉस पैड या तो जो भी हमने कट किया है उस पे ले लेना है और वो फिर ढकना है वुंड के ऊपर। ठीक है, सो ये हनी यूज कर सकते हैं, सिल्वर का बना हुआ क्रीम और ये आता है तो ये भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दैट ऑल्सो हैज बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट्स। चारकोल जैसे मैंने बताया, तो दैट विल ऑल्सो बी यूज्ड। डेकिन सॉल्यूशन है, sodium hypochlorite, so that also can be used to remove the dead tissues and bacteria। कि सो उसमें भिगो के रखना पड़ता है, जो भी एक्सट्रीमिटी हो वो, तो फिर अच्छे से सफाई हो सकती है, तो ये कर सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल तो है ही। ठीक है, अभी ब्लीडिंग हो गया तो क्या करोगे, तो that can occur during redressing of the wound also। कभी कभी ड्रेसिंग मटेरियल निकाल रहे हो तब होगा, या तो आप सफाई कर रहे हो तब हो सकता है ना। तो यू हैव टू प्रेस इट अ लिटिल, ओके, स्लाइट प्रेशर, लोकल प्रेशर अप्लाई करो फॉर 10 मिनट्स एंड सी दैट वेदर इट स्टॉप्स और नॉट। कभी कभी नहीं स्टॉप होता है तो यू मे हैव टू प्रेस इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, कि ज्यादा भी प्रेस करना पड़ सकता है। फिर कुछ ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन हो वहां पे तो वो उसकी ट्रीटमेंट करो, तो भी ये ब्लीडिंग कम हो सकता है। देन टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ सुक्राल्फेट पाउडर, कि अगेन टैबलेट्स आती है तो उसका भी पाउडर करके तो उसको आप स्प्रेड करो, उसके ऊपर स्प्रिंकल करो, तो दैट विल फॉर्म कोटिंग एंड इट विल स्टॉप ब्लीडिंग। देन सिस्टमिक इथामसिलेट और ट्रेनेक्सेमिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी उससे भी हेल्प मिल सकती है। एड्रेनालिन पैक्स भी यूज करते हैं, लेकिन ये एड्रेनालिन कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा ये हो सकता है, तो हमें कॉशन रखना है यूज करते वक्त। ओके, सो ये ब्लीडिंग के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है। अभी घर पे कैसे स्टेराइल करना है, घर पे कैसे नॉर्मल सलाइन बनाना है, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, राइट। तो अगर आप 1 लीटर वाटर ले रहे हो तो उसमें 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालो और उसको उबालो, या तो 1 ग्लास पानी लेके उसमें 1 पिंच सॉल्ट डालो, उसको उबालो, तो ऐसे करके हम नॉर्मल सलाइन बना सकते हैं। फिर घर पे कैसे ड्रेसिंग मटेरियल स्टराइल करे, है ना, तो हर कोई व्यक्ति इकोनॉमिकली इतना भी स्टेबल नहीं होगा कि वो बाजार में से लाके ड्रेसिंग मटेरियल का यूज करे, है ना। और हर कोई पैलेटिव केयर टीम है तो फ्री ड्रेसिंग भी नहीं देती होगी,
right? So patient and caretaker, they have to be independent in that sense also. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि घर के में तो कई कपड़े होते हैं ना, पुराने कपड़े हो लेकिन वो अच्छे से सफाई करे, अच्छे से धोए और उसको सुखाए सनलाइट में, और फिर उसका जो एरिया में ड्रेसिंग करना है उतनी साइज का स्क्वायर पीसेस कट कर डाले कि, और ऐसे पीसेस इकट्ठे करके उसको स्टीम करे, है ना। तो स्टीम करने के वक्त क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पानी है वो अंदर ड्रेसिंग मटेरियल में न जाए, वरना क्या होगा, वो पूरा गीला हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए वो जो होल्स वाला वेसल्स होता है, तो नीचे उबलता हुआ पानी, उसके ऊपर ये वेसल और उसके ऊपर जो ड्रेसिंग मटेरियल है ये रख सकते हैं, और फॉर हाफ एन आवर ये रखना है, उबालना है, और फिर उसको जो मटेरियल हमने किया स्टराइल, उसको एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व करना है, और ऐसे मटेरियल वो ड्रेसिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं दे रहे, ओके, क्योंकि ये अच्छे से स्टरिलाइज किया हुआ मटेरियल है, और वी आर यूजिंग normal saline also, so that is also helping. Okay, so everything will be available at their house only, so extra cost पे हम काबू कर पाएंगे। ओके, और क्या ध्यान रखना बोलना है कैरर को, कि हैंड वॉशिंग करना है बिफोर एंड आफ्टर ड्रेसिंग, दैट इज मस्ट। और ब्लीडिंग कभी कभी बहुत हो जाता है तो व्हाइट कपड़ा यूज ना करे, डार्क कलर का कपड़े यूज करे, कि जैसे ब्लू कलर है या तो ग्रीन कलर है ना। क्योंकि ब्लीडिंग होने के कई बार ज्यादा भी ब्लीडिंग हो जाए तो फिर क्या है, पेशेंट खुद भी घबरा जाएगा, रिलेटिव्स भी घबरा जाएंगे, और घर में बच्चे भी है ना? तो ये भी हमें पेशेंट को सिखाना है। और हाउ टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मटेरियल, ये सो जनरली घर पे बर्निंग इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो उसका इन्फेक्शन न फैले ये भी ध्यान रखना है, एंड रेगुलर फॉलो अप विद द हेल्थ केयर टीम, और अगर होम केयर टीम है तो भी काफी अच्छा है। अभी उसमें मैगट्स हो गए तो क्या करना है, ठीक है। तो जैसा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो ये मैगट्स के लिए हम टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। तो जो ड्रेसिंग मटेरियल है वो उसमें टर्पेंटाइन ऑयल डालिए, और उसको ना वुंड के नजीक रखिए, जहाँ पे भी वुंड है उसके नजीक रखिए। तो क्या होगा, तो दैट विल कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मैगट्स, ओके, एंड मैगट्स विल ट्राई टू जंप आउट ऑफ द वुंड। तो उस वक्त आपको थंब फोर्सेप्स से ये ले लेना है। एंड नॉट वन थिंग, खास ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू फॉलो मैगट्स इनसाइड द वुंड, वरना आपका जो थंब फोर्सेप है वो दूसरे टिश्यूज को भी इंजरी करेगा, कई बार ब्लड वेसल है तो वो भी इंजर हो जाएगी और ब्लीडिंग होएगा। तो ऐसा ना हो, वो ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा आप एडवाइस दे सकते हो कि ऑलवेज स्लीप इन द मॉस्किटो नेट, ओके। तो फ्लाई वो नहीं आएगी, और नहीं आएगी फ्लाई तो अंडे नहीं रखेगी, तो मैगट्स नहीं होंगे। तो मॉस्किटो नेट इज मस्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ मैगट्स, कि वो जब भी पेशेंट आपके साथ पास आता है वुंड लेके, तो पहली मुलाकात में पहले दिन उसको बताना है कि मॉस्किटो नेट का यूज करे। कई पीएचसी सीएचसी पे भी अवेलेबल रहती है ना, मलेरिया की वजह से, तो वो भी मिल सकती है, और इतनी महंगी भी नहीं आती मॉस्किटो नेट। तो ये खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये हुआ मैगट्स के बारे में बात, कि ये एक बताया है। दूसरी एप्लीकेशंस भी होती है कई जगह पे मैगट्स के लिए, तो मिनरल ऑयल भी यूज होता है, ईथर यूज होता है, क्लोरोफॉर्म यूज होता है, इथाइल क्लोराइड है, राइट। कई सारे ऐसे सॉल्यूशन है जो कि मैगट्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। सर्जिकल डिब्राइडमेंट भी कर सकते हैं, और सिस्टमिक यूज ऑफ ड्रग्स लाइक इवरमेक्टिन है, अल्बेंडाजोल है, और क्लिंडामाइसिन है,
इसको ट्रिपल थेरापी भी बोलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट यूजफुल। तो ये भी कर सकते हैं, कई रिसर्च पेपर्स भी अवेलेबल है ये यूज के लिए। और अल्बेंडाजोल तो कई जगह पे क्वाइट कॉमनली यूज होती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज हमने पहले भी देखा कि पेशेंट को काउंसलिंग करना है, हाउ टू यूज डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म्स, डाइवर्जनल थेरापी, बहुत सारे चीजें हैं। तो ये कैसे करे, पेशेंट में कौन सी थेरापी यूज कर सकते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन द असेसमेंट। ओके, एंड कीपिंग द पार्ट कवर्ड, लेस बदबू हो, ठीक है, तो दे विल फील कॉन्फिडेंट, they will be able to go out, right? Or use of dark clothes, so that will help in hiding the blood. Okay, then you have to do assessment whether patient is in depression or anxiety, and use of drugs for this also is quite useful. सोशल नीड्स में काउंसलिंग ऑफ द फैमिली मेंबर्स, वो हेल्प करे पेशेंट को ये बैड पीरियड में से निकलने के लिए, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सोशल वर्कर भी हेल्प कर सकते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए एनजीओ की हेल्प ले सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट स्कीम के लिए हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, कई गवर्नमेंट स्कीम है जो भी हेल्पफुल रहती है कि तो उसके लिए कौन से कागज चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ पे जाना है। कई बार पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि वो लाभ ले सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम की, और तो कैसे लेनी है, कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और कहाँ पे जाना है, ये सब करने के लिए, तो उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। Spiritual needs, of course, when many times we are just by giving them good ears, okay, अच्छे से सुने उनको, तो काफी उनका बोझ हल्का हो जाता है। काउंसलिंग करे, कई बार अगर आप ऐसा हो सकता है कि आप अपने को कैपेबल नहीं समझे, तो दूसरों की हेल्प ले, है ना। इवन रिलीजियस लीडर्स आर आल्सो देयर, तो उनकी भी हेल्प ले। कभी कभी उनको कुछ काम करना है कि नहीं, मुझे ये पूजा करवानी है, वो पूजा करवानी है, मेरा अंत नजदीक है, तो उसमें मैं क्या करूं, राइट। तो अदर फैमिली मेंबर्स की आप हेल्प ले सकते हो, और रिलीजियस लीडर्स की भी हेल्प ले सकते हो। ऑफ कोर्स हेल्थ प्रोफेशनल्स तो है ही, लेकिन कई बार स्पिरिचुअल नीड्स सभी हैंडल नहीं कर पाते, तो ये हमें दूसरों की मदद लेना भी जरूरत पड़ती है। ओके, सो इसके साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करूंगी। आई होप इट वाज यूजफुल टू यू। आपने सो नाउ वी विल हैव द कॉमन डिस्कशन। कुछ बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं, और देन वी कैन, today also we must be having a case, No, right? ma'am. Today, no No, case presentation. no case presentation. Yeah. Okay. Generally I try to keep more photographs in my presentation, so you can have the feel of the patient, how the person will be feeling, right? That oh lama, I had taken photograph of that lady, that patient, when I was doing my program with Pallium. So with her permission I took the photograph. So yeah, such things are useful when we don't see such patients so regularly, but through photographs we get, I mean, come in that feeling. कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम वो चारकोल और हनी का यूज कैसे कर सकते हैं? हाँ, ओके। चारकोल वाला जो है, तो एक तो जो चारकोल ड्रेसिंग है वो रेडीमेड अवेलेबल रहता है, लेकिन वो महंगा होता है, ठीक है। तो वो हर कोई यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक बाजू पे है।
लेकिन जो हम चारकोल की बात कर रहे हैं वो चारकोल क्या है, आपके पेशेंट का जो भी बिस्तर में पड़ा है ना, तो उसके नीचे आप रख सकते हो। ठीक है, तो कोई छोटा वेसल है तो उसमें आप ये रखो, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो वो जो बदबू है उसका जो एरोमा है वो सब खींच लेगा। ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो खींच डालेगा। दूसरा मैंने ये बोला कि आप जो न्यूज़पेपर रहता है ना, जो हम तो उसमें भी क्या है, बेसिकली कार्बन है ना, जो कार्बन तो वो क्या करेगा, वो सोक करेगा, जो एरोजोल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सोखने का काम करता है, खींचेगा अपनी तरफ से, तो वो एटमॉस्फेयर में जो बदबू है वो रिमूव करने में हेल्प मिलती है। तो ऐसे यूज कर सकते हैं। और अच्छा, जो न्यूज, ड्रेसिंग के नीचे डालना है? हाँ, ड्रेसिंग के नीचे डालना है? नहीं नहीं, ड्रेसिंग के नीचे चारकोल नहीं डालना है, नहीं पेशेंट नहीं, के बेड के नीचे बेड के चारकोल नीचे। रखना है। हाँ, ओके, वही वही। चारकोल ड्रेसिंग तो रेडीमेड अवेलेबल रहता है, लेकिन वो महंगा रहता है इसलिए। अच्छा। हाँ, वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, चारकोल ड्रेसिंग अवेलेबल होता है, जैसे हमारे टूथपेस्ट भी आता है ना चारकोल वाला। हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा आई डोंट हैव पिक्चर्स ऑफ दैट, सो मे बी sister, we can arrange some, or if I will get, I will post it separately. और कोई? और मैम वो मैगट्स जो होता है वो मक्खी की वजह से ही होता है क्या? दूसरा हाँ, भी कोई? मक्खी की वजह से होता है, मक्खी है ना, तो वो इतने सारी बदबू है और इतना सारा भीगा है, तो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट होगी और मक्खी बैठेगी और अंडे रखेगी, तो वो अंडे से होगा। अच्छा, उसका दूसरा कोई रीजन नहीं ना मैगट्स हाँ होने नहीं, का? उसका कोई दूसरा रीजन नहीं है, कई बार ना वो मिथ होता है ना, मीन्स गलत ऐसा मन में होता है कि ये तो अंदर से, बॉडी के अंदर से आया, लेकिन ऐसा नहीं होता, मक्खी की वजह से। तो मक्खी को ही दूर रखो तो ये प्रॉब्लम सब सॉल्व होगा, इसलिए पेशेंट को फर्स्ट कांटेक्ट में ही एडवाइस करो कि पेशेंट मॉस्किटो नेट में सोए। ओके, और जैसे, वो यूरिन से भी आता है ना हाँ, मैगट? क्योंकि वो वो कैसे आता सब है? ना खींचेगा ना, क्योंकि पेशेंट तो कैसी कंडीशन में रहते हैं हमने देखा है ना, तो कितना हाइजीनिक भी नहीं होते कई बार, राइट। सो क्लीनलीनेस, no, जनरल cleanliness of the patient, hygienic needs are also very important, और पेशेंट के रिलेटिव्स को भी हमें बोलना है कि उसका जो सराउंडिंग है, जहाँ पे भी वो रूम में रख रहे, जहाँ पे भी हो, तो वो भी अच्छे से क्लीन करे, है ना। तो उसके लिए भी कई सारे सॉल्यूशंस आते हैं आजकल, राइट, जैसे फिनाइल यूज कर दिया या तो लाइजोल यूज कर दिया, तो वो उससे पोंछा लगाना, सफाई करना, ये सब काफी इम्पोर्टेंट है, तो लेकिन मैम, सराउंडिंग उस। मैंने हाँ, तो देखा है कि बेड सोर नहीं हुआ तो भी यूरिन से वो मैगट्स आते हैं। ऐसा देखा है मैंने 2-3 पेशेंट में, और बड़े बड़े रहते हैं। कुछ तो होगा, इसी की वजह से हुआ होगा, विदाउट वुंड तो। नहीं ना मैडम, वो नहीं था वो। सीनियर वुंड सिटीजन नहीं। थे लेकिन बेडरिडन अच्छा, थे वो। हाँ हाँ, मैगट्स कहाँ पे थे? यूरिन में से आए, कैथेटर से आए वो। बहुत बड़े बड़े कैथेटर थे। से? ओ, सो मे बी इंटरनल सब इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ हो, हुआ हो। वो कैथेटर इंड्यूस्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है, हाँ, लाइक कैथेटर इंड्यूस, स्टेराइल यस। प्रोसीजर यूज किए बिना अगर कैथेटर इंसर्ट किया हो तो भी लेकिन आ सकता है। वो कैथेटर की वजह से तो वो श्योरली उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ होगा, तो हो सकता है। कई बार क्या होता है, कई पेशेंट्स ने, बिकॉज दे ईट एंड ड्रिंक एवरीथिंग इन द बेड, और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े ये सब अंदर बेड में आएंगे, तो वी डोंट नो कहाँ से क्या हुआ, तो हो सकता है इन्फेक्शन
कई बार डायबिटिक पेशेंट रहते हैं तो उसमें भी मैंने देखा है, कई इतनी सारी चीटियां रहेगी और कभी आईवी दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, लेकिन कुछ एक दो ड्रॉप्स बेड पे रह गए और उसकी वजह से पूरी चींटियां आई। और patient, many times it happens that patient cannot feel also। अभी न्यूरोपैथी है या तो पेशेंट अनकॉन्शियस है तो पता भी नहीं चलेगा, वो पूरा जैसे खा जाती है ना, ऐसा हो जाता है। सो क्लीनलीनेस के बारे में तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि जैसे पेशेंट्स को बस एक कोने में डाल ही दिया, उनका कोई केयर करने वाला रहता ही नहीं है। तो इश्यूज बहुत सारे, हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे इश्यूज इंडिया में ऐसे मिलेंगे। कैसे करनी है केयर वो पता नहीं है, बस इसको मरने के लिए छोड़ दिया, ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, सिर्फ होम केयर टीम जब जाती है तभी केयर मिलती है, बाकी केयर नहीं मिलती। और कोई क्वेश्चंस? क्वेश्चंस नहीं है तो आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर Okay. ज्वाइनिंग मैम। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था सबके लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए। आप लोगों को मंडे तक टाइम है असाइनमेंट केस प्रेजेंटेशंस जमा करने के लिए। उसके बाद कोई भी केस प्रेजेंटेशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो आपके फाइनल सर्टिफिकेशन को भी इफेक्ट करेगा। तो इसलिए लास्ट टाइम फॉर सबमिशन है मंडे पॉजिटिवली सब अपना केस प्रेजेंटेशन जमा करें। उसके बाद हम कोई भी केस प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Okay, I will leave then. Thank या you. मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. हेलो मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा केस प्रेजेंटेशन वहाँ सबमिट हो गया है? आप मेल करेंगे तो आपको मेल का रिप्लाई भी मिलेगा कि हमें रिसीव हो गया है करके। ओके, थैंक यू मैम। ओके।